नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित किए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। तमाम इलाकों में खुले में बिजली के तार और अतिक्रमण शहर करते हैं राजपुर रोड की। अगर हम जाते हैं ऊपर दिलेराम बाज़ार की तरफ तो वहाँ पे पार्किंग की मांग बहुत पहले से चली आ रही है और उस विषय को लेकर के उस समय हमारी सरकार थी। 2010 की बात करते हैं तो मैं और श्रीमान गणेश जोशी जी हम दोनों विधायक थे और हम एक धरने पे भी हम लोग बैठे हैं कि आप पार्किंग बनाइएगा, और किंतु पार्किंग अभी तक नहीं बनी और पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। आधा जो हमारा जो मार्केट है, चाहे हमारा राजपुर रोड हो, चाहे पलटन बाज़ार हो, और जितनी भी हमारी सड़कें हैं, अगर हमारी पार्किंग नहीं होगी तो गाड़ियां लोग अस्त व्यस्त करके लगाएंगे, जिससे ट्रैफिक बाधित होगा और फिर ट्रैफिक चल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी भी देख के आया हूं कि जिस तरह से ट्रैफिक की हालात हो रखे हैं वो बड़ी चिंताजनक है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को परेशान करने का काम देहरादून में किया जा रहा है और अधिकारी परियोजना के बजट को कहीं और ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। आप बताइए साहब, ये देख लो केदारनाथ में पंडा पुरोहित सरकार की कार्यप्रणाली में ये सवाल खड़े करते हैं, और अभी स्मार्ट सिटी की बात आपने की तो इन्हीं के विधायकों ने उसमें सवाल खड़े कर दिए। मैं तो धन्यवाद करूंगा विनोद चमोली और खजानदास जी का, कम से कम उन्होंने हिम्मत की है भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ बोलने की, सत्ता में रहते हुए। और जो स्मार्ट सिटी के काम हुए उनकी पोल खोलने का काम किया है। स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया है। फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस इन मामलों को उठा रही है। कांग्रेस क्यों नहीं उठाएगी भाई? जब आपके विधायक कह रहे हैं आप उनकी नहीं मान रहे हो, उन विधायकों को आप प्रताड़ित कर दे रहे हो, तो इसमें तो बड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, नगर विकास मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। भाई क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? इसका जवाब है सरकार के पास। सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सरकार का संरक्षण है, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तमाम कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें 578 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। लेकिन इतना बजट खर्च होने के बाद भी देहरादून स्मार्ट बनाना तो दूर की बात, मुसीबतें बढ़ाने वाला नजर आने लगा है। और अब ये मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि मानसून भी अपनी दस्तक दे चुका है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रग्स कानून लाने जा रही है, जिससे ड्रग माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार के इस फैसले का राज्य में स्वागत हो रहा है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, जरूरी है कि राज्य में ड्रग्स कानून लाया जाए, जिससे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि ड्रग्स माफिया राज्य में काफी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे कि नौजवानों को नशे की लत लगने के साथ साथ उनका भविष्य चौपट होता जा रहा है।
देखिए, मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और दुख तो है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं और कड़े कानून की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि इससे हमें समाज को जोड़ना होगा, जनता को जोड़ना होगा, एक मुहिम बनानी होगी जहाँ हम इसके ड्रग्स लेने के नुकसानों की बात कर सकें और जनता में अवेयरनेस करें कि ये क्यों बहुत ख़राब है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि जो भी कड़े से कड़े कानून इसके खिलाफ लाए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल और राज्य सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास गिनवाने के लिए कोई उपलब्धियां नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यह कहा जा रहा है कि एक सशक्त कानून लाया जा रहा है, लेकिन अगर यूसीसी हर राज्य में अलग होगा तो उसमें कॉमन जैसी क्या बात रह जाएगी। साथ ही सवाल किया कि आखिर सिविल कोड को लाने की बात की ही जा रही है तो देश स्तर पर अभी तक पहल क्यों नहीं की गई। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के पास अपने इन वर्षों के अंदर 9 वर्ष उत्तराखंड में और 9 वर्ष देश में और 6 वर्ष उत्तराखंड में बताने के लिए कुछ नहीं है। सवालों से बचने के लिए कॉमन सिविल कोड की आड़ ली जा रही है, उसका मुखौट, उसकी आड़, उसका ढाल बनाया जा रहा है उसको। ये जो है एक अलग अलग राज्यों के टुकड़ा टुकड़ा कॉमन सिविल कोड कैसे है। ये उत्तराखंड का कोड हो सकता है, लेकिन कॉमन सिविल कोड कैसे हो सकता है, ये सवाल का जवाब दे दो तब हम उत्तर देंगे। कालाडूंगी विधायक वसीधर भगत ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबियों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है, आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो कालाडूंगी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां गिनवाई। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों का भी बखान किया। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। उनको सामान्य परिवार तक पहुंचाने का काम इस महीने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं। महासंपर्क अभियान भी है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हम डोर टू डोर जाके हम काम कर रहे हैं। अभी मैं गाँव में जाके ही आया हूँ। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उस कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने लोगों को कहा ऐसे जाओ। हमने विशिष्ट लोगों से मिलने का, रिटायर्ड लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मिलने का काम किया है, तो उसके माध्यम से हमने किया है। तो सब मिला करके मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला इस महीने में हमने किया है और उसको बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनता का रिस्पॉन्स आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के वन विभाग के यूपी बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के रायपुर गांव में एक महिला अपने खेत में पार चारा काटने गई थी। इस दौरान महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों का रोष झेलना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। मौके पर पहुंची उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो भी मुआवजा का प्रावधान है वो दिया जाएगा। शेर को मारा तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है मतलब खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले से देखेगा नहीं देखेगा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर बाद सूचना, कम से कम काफी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम गोली मारे, हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। घटना है जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे।
तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी प्रतिक्रिया देय है वो नियमानुसार दिया जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर गाँव वालों की डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए। तो पिंजरा लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से बात की जाएगी और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार हम लोग करेंगे। मसूरी नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग कूड़े निस्तारण और प्लास्टिक बैग के प्रयोग को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसको लेकर मसूरी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने जिले के होटल, रेस्टोरेंट, मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। वहीं कई दुकानों और होटल के कूड़े निस्तारण को लेकर सही प्रक्रिया न अपनाए जाने को लेकर चालान काटा गया। इसके साथ ही कई दुकानदारों पर जिले में पॉलिथीन बैग प्रतिबंध होने के बाद केदारनाथ गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच कराने की मांग की है और एसआईटी के साथ साथ सीबीआई जांच की भी मांग की है, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और जो लोग दोषी हैं वो पकड़े जा सके। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस पूरे मामले का बीजेपी संगठन खामोशी इसलिए हुई है क्योंकि ये मामला पूरा गड़बड़ वाला, झाला वाला है, जिस पर जांच होना जरूरी है। निश्चित रूप से बड़ी हेराफेरी की गई है। अगर हेराफेरी नहीं की है तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? 230 क्विंटल सोने की बात करने वाले लोग आज 23 क्विंटल सोने की बात कर रहे हैं और 23 क्विंटल का भी क्या मेजरमेंट है, किस तरीके से नापा गया, किस तरह से तोला गया। और ये बात हमने नहीं उठाई है, ये पंडा पुरोहितों की तरफ से आई है और केदारनाथ से आई है। हमने नहीं कहा। हम तो आज भी करें कि अगर पंडा पुरोहितों ने ये बात उठाई है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और एसआईटी गठित होनी चाहिए। एसआईटी के अलावा सीबीआई भी गठित होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है, वो विपक्ष में है। सरकार जो भी विकास के काम कर रही है, सरकार जो भी घोषणा करती है तो कांग्रेस को उसके खिलाफ बोलना है। जहाँ तक भगवान श्री केदारनाथ मंदिर जी का प्रश्न है, वहाँ किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और जो सोने की प्लेटें चढ़ाने का विषय था, उनका कहना है कि इस पर टैक्स चोरी हुई है, जीएसटी का जो है उसने फ़ायदा उठाया है, दूसरे टैक्सों का फ़ायदा उठाया है। तो अभी तक जो संज्ञान में आया है कि कहीं भी उसको ना तो जीएसटी की छूट मिली है ना कोई छूट मिली है। उधर मसूरी नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य विभाग कूड़े निस्तारण और प्लास्टिक बैग के प्रयोग को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसको लेकर मसूरी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने जिले के होटल, रेस्टोरेंट, मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। वहीं कई दुकानों और होटल के कूड़े निस्तारण को लेकर सही प्रक्रिया न अपनाए जाने को लेकर चालान काटा गया। इसके साथ ही कई दुकानदारों पर जिले में पॉलिथीन बैग प्रतिबंध होने के बाद भी प्रयोग करने पर कार्रवाई की गई और पॉलिथीन बैग भी जब्त किए गए। हैं कि हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो लोगों को हम पहले भी अवेयर कर रहे हैं। इसमें जहाँ पे जिन दुकानों में, जिन रेस्टोरेंट में अगर प्लास्टिक पाया जा रहा है तो चालान की कार्रवाई हम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोग प्लास्टिक को न यूज़ करें। सिंगल प्लास्टिक बैन हो चुका है। मीट की दुकानें हुई, रेस्टोरेंट हुए, होटल्स हुए, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इन लोगों के द्वारा कूड़ा मिक्स करके दिया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई उसमें चेक की जा रही है और अगर कहीं पर भी हमें मिक्स गार्बेज पाया जा रहा है तो नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। हमारे जानते हैं। वहीं लक्सर के फतवा गांव में राजपाल नाम के एक व्यक्ति के गाय को लाठियों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 3 गाय रस्सियों से बंधी हुई हैं, जिन्हें एक शख्स निर्ममता से पीटते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और नियमानुसार धारा 41 का नोटिस जारी कर दिया है। माता है, हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं और गाय के साथ में इस तरह का अत्याचार बहुत बड़ा अत्याचार है। वो अपनी माता के लिए अत्याचार है। अगर हम करते हैं ऐसा तो वो समझो हम अपनी माता पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर कोई भी इस तरह का प्रकरण करता है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो गाय को पीट रहा है फिलहाल व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है, राजपाल नाम का युवक है। इसके द्वारा एक बार मैंने समझाया भी था, पहले वीडियो आई थी, तो जो वर्तमान वीडियो भी फिलहाल देखी मैंने, उसमें भी एक राजपाल नाम का व्यक्ति है जो गाय माता को मारता है। हमारी माता है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजर नाम
नवाब ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। सरकार की तरफ से दिशा में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। हमारी तरफ से लगातार योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। जनता योजनाओं को मिल रहे लाभ से खुश है। वहीं आयुष्मान योजना को लेकर कहा कि हर जिलों के अस्पतालों से ब्यौरा मांगा गया है। देखिए, हम जिस तरीके से अल्पसंख्यक से संबंधित जो हमारा अल्पसंख्यक निदेशालय बना है, उसमें जो योजना भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास योजना हो या मुख्यमंत्री हुनर योजना हो, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण निधि हो या मौलाना आज़ाद ट्रस्ट से संबंधित जो हायर एजुकेशन के लिए योजनाएं हैं और बच्चों के लिए लोन की योजनाएं हैं रोजगार के तहत, उन योजनाओं की हम समीक्षा करते हैं। हमने अभी ब्लॉक स्तर पर बैठकें करके ब्लॉक स्तर पर सारी समीक्षाएं की हैं और इसके अलावा अब ज़िले स्तर की हमने बैठक की है। ज़िला नैनीताल की अभी बैठक हुई है, अभी 15 तारीख को जो है उधम सिंह नगर की बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में जो चीज़ें निकल कर के आती हैं कि सरकार की योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और सरकार की योजनाओं का लाभ क्या लाभार्थी को सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पर्यटन सीजन चरम पर है, लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। नैनीताल और आसपास के इलाकों का ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है। हालांकि भीमताल और नैनीताल आने जाने वाले ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल शहर के बाहर रूसी बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से पार्किंग और टैक्सी स्टैंड चिन्हित किया जा रहा है। इस समय नैनीताल में टूरिस्ट सीजन चल रहा है और भारी संख्या में टूरिस्ट जो है आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। पर्यटन व्यवसाय को हमारे यहाँ बहुत इससे जो है बूम मिला है। इसमें जो नए डेस्टिनेशन हैं मुक्तेश्वर, रामगढ़, वहाँ भी भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। इसमें वीकेंड में खासकर सैटरडे और संडे भारी संख्या में टूरिस्ट में आने की वजह से आपका क्योंकि भीमताल से ट्रैफिक अलग आता है और आपका नैनीताल से अलग आता है, इसमें नैनीताल के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसको इस बार सख्ती से लागू किया गया, जिसमें रूसी 1 और रूसी 2 में नारायणनगर पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। जैसे ही 90% अंदर की पार्किंग फुल हो जाती है, उसकी वजह से नैनीताल में जो स्थिति है वो नियंत्रित रहती है। और दूसरा जो है हल्द्वानी के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको और जो जहाँ पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। इस समय फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, खाई में गिरी है बुलेरो कार। बुलेरो में सवार थे 12 लोग, हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भगवती मंदिर जा रहे थे सभी लोग। तो पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, खाई में गिरी है बुलेरो कार। बुलेरो कार में सवार थे 12 लोग, जिसमें से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भगवती मंदिर जा रहे थे सभी लोग। तो इस वक्त की अहम जानकारी है आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, एक कार बुलेरो कार खाई में गिरी है। कार में सवार थे 12 लोग, हादसे में 9 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सभी लोग भगवती मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, खाई में गिरी है बुलेरो कार में सवार थे 12 लोग। इस दौरान हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भगवती मंदिर जा रहे थे सभी लोग, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से हो रही तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें 25 जून तक तेज हवाओं और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 25 जून तक बारिश में तेजी और मानसून के औपचारिक तौर पर उत्तराखंड पहुंचने की बात कही है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले और यात्रा पर आने वाले को मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं 23 जून तक नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं 24 और 25 जून को पर्वतीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो देहरादून में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 से जो देखेंगे आप, जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है और उसमें खासकर जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उसमें बढ़ेंगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी वो रहेंगी।
मैदानी क्षेत्र में हालांकि थोड़ा फिर भी जो है जो एक्टिविटी कम है, आइसोलेटेड टाइप की वो रहने वाली है। तो जो मैन आप कहिए कि जो एक्टिविटी बढ़ने की अगर बात है तो 24 तारीख से वो बढ़ेगी। 24-25 में जो है जो अच्छी रेंज है वो पूरे प्रदेश में मिलनी शुरू हो जाए। दौलतपुर से रुड़की की ओर जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। दरअसल कार कावड़ पटरी पर अनियंत्रित होकर नहर से जा गिरी, जिसमें कार में सवार एक युवक बड़ी मुश्किल से कार का शीशा तोड़कर बाहर निकला, जबकि दूसरा युवक नहर में फंस गया, जिसके बाद दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही इसकी सूचना घायलों के परिजनों को दे दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अपने इस दौरे को केवल शिष्टाचार भेंट का दौरा बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा अभी तक अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित नहीं कर पाए हैं और 1 साल से ज्यादा का समय उन्हें अध्यक्ष बने हो गया है। अब ऐसे में आलाकमान की इस पर नया क्या फैसला लेता है। सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। हर दूसरे तीसरे महीने में जाते रहता हूँ और प्रदेश के हालातों पर भी चर्चा करते हैं, उनके जो डायरेक्शंस होते हैं आगे के लिए उनको भी लेने का काम करते हैं। ये भी मेरे हाथ का नहीं है, मेरा हाथ का काम मैं कंप्लीट करके 2-3 महीने पहले दे चुका हूँ। ये निर्णय भी हाईकमान ने लेना है और जो काम हाईकमान ने करना है उसमें करण मेहरा नहीं। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिलाध्यक्षगण और हमारे नगर अध्यक्षगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे को जिन पदों की नितांत आवश्यकता थी, चाहे वो हमारे अनुशासन समिति हो, चाहे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे NSUI के अध्यक्ष हो, चाहे सेवा दल के अध्यक्ष हो, चाहे SC के अध्यक्ष हो, वो हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष हो, हमको ये पद दिए जा चुके हैं। तो हमारे काम नहीं रुक रहे हैं और सारे काम बखूबी चल रहे हैं। पार्टी लगातार सड़कों में आंदोलन करते हुए दिखाई दे रही, तो वो टीम भी आ जाएगी तो और मजबूती। चारधाम तीर्थ यात्रियों को दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार लगभग 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ देखने के कारण 25 जून तक पंजीकरण पर रोक लगाया गया है। आपको बता दें कि अब तक चार धाम के लिए 37,50,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। डोईवाला की सोंग, जाखन और सुषमा नदी के अवैध खनन की शिकायत मिली, जिस पर एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने खोरी गांव और सुषमा नदी में पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा, जहां खेरी में एक भंडारण में इकट्ठा की गई खनन सामग्री के कागज नहीं दिखाने पर खनन सामग्री और जेसीबी मशीन सीज कर दिया। तो वहीं सुषमा नदी पर छापेमारी के लिए पहुंची टीम बड़े गड्ढे देखकर हैरान रह गई और मामले में तहसील और पटवारी को रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है जी बिना रवन्ने से। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी सील भी लगाई है एसडीएम साहब ने। ये बिल्कुल अवैध काम था और अवैध ट्रैक्टर चल रहे हैं। अगर हम ट्रैक्टर वालों से कुछ बात करते हैं, कुछ बदतमीजी से पेश आते हैं, बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है। बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है जी बिना रवन्ने से। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी सील भी लगाई है एसडीएम साहब ने। ये बिल्कुल अवैध काम था और अवैध ट्रैक्टर चल रहे हैं। अगर हम ट्रैक्टर वालों से कुछ बात करते हैं, कुछ बदतमीजी से पेश आते हैं, बिल्कुल सही कार्रवाई। अब यदि चल रहा है, मुझे लग रहा है सही हो रही है। तो और ये जो ट्रैक्टर से खनन करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबके खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि दुर्घटना का कारण है बिल्कुल। पट्टा तो स्वीकृत है, पिछले साल 2022 में स्वीकृत हुआ है, वो पेपर दिखाया उन्होंने। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रात को चला रहा है और इसमें जब मैंने चेक किया तो इसके पास जो है जो रवन्ने हैं, कहाँ से माल ला रहा है, किसको बेच रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो प्रथम दृष्टया तो हमें बिल्कुल जो है ये गलत तरीके से संचालित करता हुआ मिल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पट्टा है और उस साइड में माल किसी दूसरे खेत में भी डाला हुआ है। तो ये सब देखते हुए तुरंत सील कर दिया गया है और इसका जो माल है इसकी नापत्ती करके इन्हीं की सुपुर्द में दिया जा रहा है और इसकी चालान बना करके जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है ताकि जो है आगे की कार्रवाई की जा सके। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।